रूस और यूक्रेन की जंग को तकरीबन 3 साल हो गए हैं और जंग के पहले दिनों और हफ्तों में रूस की फौज ने काफी तेजी से आगे बढ़ी और ऐसे लग रहा था कि शायद वो यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर भी कब्जा कर ले, लेकिन फिर यूक्रेन ने काफी डट के मुकाबला किया और यूक्रेन को जाहिर है कि जदीद अमरीकी और यूरोपियन असला भी फराहम था, बिलखसूस एंटी टैंक सिस्टम्स, और जिनकी वजह से फिर इतने लॉसेस हुए रूस को कि रूस को वहां से पीछे हटना पड़ा। जाहिर है रूस की अपनी वही पुरानी तरीका था दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कि मैन पावर भेजो, और यूक्रेन ज्यादा टेक्नोलॉजी पर रिलाय कर रहा था। फिर क्या हुआ कि इसके बाद रूस ने फैसला किया कि हम कीव को कब्जा नहीं कर सकेंगे, लेकिन मशरकी यूक्रेन में हम चाइना कटिंग जरूर कर सकते हैं। तो अगर आप मशरकी यूक्रेन का एक मैप देखें तो आप देखेंगे कि पिछले साल में धीरे धीरे रूस की फौज आगे बढ़ती जा रही है। बहुत भारी नुकसान भी उन्हें हो रहा है, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि पिछले साल से लेके अब तक तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर वहां पर हासिल किया है। इसके साथ साथ कीव का यूक्रेन का जो दूसरा बड़ा शहर है खार्किव, उसके भी करीब पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर यूक्रेन ने इनको रोका हुआ है। फिर अचानक पिछले साल यूक्रेन ने एक सरप्राइज अटैक किया रूस के कुर्स्क एरिया में, और वहां पर तकरीबन उनका दावा है कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर पर इस वक्त यूक्रेन का कब्जा है, जिसके एकदम बाद यूक्रेन के सदर वजीर आजम है, सदर है जो भी है, सरबराह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ऑफर की रूस को कि जी देखें, जो जमीन हमारे हाथ में है वो आपको वापस दे देंगे, आप हमारी जमीन हमें वापस कर दें। और पुतिन ने कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता, हम जीत जाएंगे। और अब 3 साल बाद ऐसे लग रहा है कि वाकई रूस जीत जाएगा, लेकिन शायद मैदान जंग पर नहीं, लेकिन निगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाज में रूस और अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं कि क्या किसी तरह से एक अमन का समझौता होना चाहिए, और उसमें ना यूरोप को दावत दी गई है और ना यूक्रेन को। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वहां से हैं अमेरिका की जानिब से, और क्रेमलिन की तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, वो वहां पर हैं। और जब उनसे पूछा गया कि जी इसमें यूक्रेन को क्यों नहीं शामिल किया गया, तो लावरोव साहब का कहना था कि जी हम जंग बंदी की बात कर रहे हैं, वो जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं, तो इनको हम क्यों बुलाए। दूसरी फिर उनसे पूछा गया कि जी जहां तक मतलब एक फरीक इसमें यूक्रेन भी है शायद, तो क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए था। उसने कहा, ये क्रेमलिन के स्पोक्समैन ने कहा है, मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दूंगा कि उस नाजायज नशई के साथ हमें बात करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अच्छा, ज़ेलेंस्की का कहना है कि जी इस तरह आप कुछ करेंगे हमारे बगैर ये बात कैसे हो सकती है, इसमें से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, सुने में सुहागा, इस वक्त ज़ेलेंस्की किधर है? मुत्तहिदा अरब अमीरात में। वहां पर वो गए थे इमदाद मांगने, और उनका अगला दौरा होना था सऊदी अरब का, लेकिन अब वो नाराज हो गए। वो कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरब नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो इन मुज़ाकरात का पता ही लगा जब मैं टीवी पर देख रहा था और वहां पर टिकट चलने लगे ब्रेकिंग न्यूज के, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, अब ट्रंप का जो मूड है वो तो वो पहले से ही बोल रहा था, जब इलेक्शन से पहले भी वो कह रहा था कि जी जैसे ही मैं आऊंगा ना 24 घंटे के अंदर मैंने इस मामले को सेट कर देना है। फिर उसके बाद इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने नेटो से खिताब करते हुए कहा कि जी ये जो आप बात करते हैं ना कि यूक्रेन को नेटो में दाखिल किया जाए, ये कभी नहीं होने वाला। और दूसरी बात है कि ये जो यूक्रेन की डिमांड है कि हमारी सारी जमीन हमें वापस मिले, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी कोई सीन ही नहीं है। ये मतलब कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही आपने टेबल पे रख दिया कि बेटा ये तो नहीं होगा, भूल जाओ, अब भूल जाओ। हाँ। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अभी जो मैं और वो लीक्स ही है, ज्यादातर स्टेटमेंट्स नहीं है, जो ये रियाज में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां से जो आ रहे हैं, वहां से रूस का कहना है कि जी ना सिर्फ हमें इनकी नेटो की मेंबरशिप आज या कभी भी कबूल नहीं होगी, ना हम इनकी जमीन इनको वापस दे रहे हैं, और ना हमारे लिए ये कबूल होगा कि कोई भी नेटो फौज यूक्रेन में दाखिल हो। वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त पेरिस में यूरोप की एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। पिछले 3 सालों में ये पहली यूरोपियन ऑल यूरोप इमरजेंसी मीटिंग है, क्योंकि उनको क्लियरली बता दिया है। अभी अमेरिका के जो नायब सदर हैं JD वैंस, वो गए थे म्यूनिक, और वहां पर अब आसान अल्फाज में उन्होंने यूरोपियंस की बेइज्जती की है, बेइज्जती।
कि यार आपके यहाँ कोई आजादी राय नहीं है, आपके यहाँ आपकी इकोनॉमी भी तबाह हो गई है, आप नाजियों को बोलने आप नाजियों को बोलने नहीं देते, और उसके बाद वो जाके नाजी पार्टी से जाके मिले AFD के साथ, लेकिन शोल्स से नहीं मिले, शोल्स से नहीं मिले। तो जर्मनी में इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, शोल्स जो है उनकी मकबूलियत इतनी नहीं है, लेकिन इस वक्त तो वो सरबराह हुकूमत तो वही है सर, बोले तो इलेक्शन इंटरफेरेंस कहते हैं इसे। तो यूरोप को एक क्लियर मैसेज मिल गया एकदम कि यार पहले तो आपने हमें आगे धकेला और अब आप हट गए हैं। तो यूरोप में, और बिलखसूस मैक्रोन, फ्रांस का हमेशा आपको पता है कि एक इंडिपेंडेंट सी पॉलिसी रही है ना विद यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूरोप, उनका हमेशा कहना था कि जी हमें अपने पैर पर खड़ा होना होगा, हमें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ानी होगी, यूरोप हैज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो कियर स्टारमर का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था यूके के वजीर आजम का, उन्होंने कहा कि इस वक्त यूरोप को एक जेनरेशनल नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है, बिल्कुल, सिंपली बिकॉज ट्रंप ने पुतिन को कॉल किया, उसने कहा जी तुम और मैं बैठ के सेटल कर देते हैं यूरोप का मामला, इन लोगों को अभी रहने दो, बच्चों को रहने दो, पहले हम आपस में सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद तो इनफैक्ट यूएस से तो स्टेटमेंट आई थी कि सर जब हमारी सेटिंग हो जाएगी ना हम आपको मैसेज कर देंगे। ये मुझे ना पता है, वो ईद अपने पुराने जो खानदान में जो ईद लंचेस होते थे ना, वो मुझे याद आ रहे हैं कि एक टेबल होती थी जहाँ पे बड़े बैठते थे और एक टेबल होती थी जहाँ पे छोटे बैठे हुए हैं। तो इस वक्त छोटे की टेबलों पे यूरोप और यूक्रेन बैठे हुए हैं। अच्छा, अब डेंजर चैलेंज जो यूरोप को है वो ये है कि अगर आपने इनको इतना बिलियंस एंड बिलियंस का असला फराम करना है, नोट कहाँ से आएंगे मेरी जान? क्योंकि पहले ही रूस से जो गैस आता था वो सस्ता था, उसको बंद कर दिया, इनकी एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई, उससे पॉलिटिकल डिस्कंटेंट भी हुआ और मईशत को भी नुकसान पहुंचा। अब अगर ये मजीद बिलियंस इस पे खर्चेंगे तो इसका एक बहुत सीरियस पॉलिटिकल इंपैक्ट होगा। और आप जितनी भी राइट विंग पार्टीज हैं यूरोप की, आप AFD को ले लें, आप नेशनल फ्रंट को ले लें, जिसको भी, उनका एक मौकफ ये है कि सर इस जंग से हमें निकलना है। तो बड़ी, लेकिन ये यूरोप को ये लग रहा है कि अमेरिका पे इन्हिसार नहीं कर सकते, जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस की बात होती आई है दहाइयों से, दैट इज एट स्टेक। यूक्रेन इज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग और यूक्रेन इज सोल्ड डाउन द रिवर। यार यूक्रेन इनफैक्ट स्लिंग की अपनी बात की तो ट्रंप ने तो बकायदा बिल दे दिया ना कि 500 बिलियन हमने खर्चा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपकी जो 50% मिनरल दौलत है ना वो आप हमें दे दें, क्योंकि ये अब हमारी बनती है। ट्रांजैक्शन बिजनेस डीलिंग्स की बात होंगी।